गुड मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आप सभी का मिथिला एसोसिएशन की स्मार्ट क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास पुनः अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के मैं आया हूँ। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइम में बताऊंगा उससे पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इस बात को आप ध्यान से सुनिए। आप सबसे पहले डॉक्टर एसके झा जीसीए करके एक यूट्यूब चैनल चल रही है, उसे आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पे एनपीओ की 2 लेक्चर दी गई है, थ्योरेटिकल लेक्चर, जिसे आप देख लेने के बाद आपकी हर एक छोटी से छोटी परेशानी जो आपको होगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने के दौरान वो आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल के प्रीवियस वीडियो जो एनपीओ के ऊपर 3 से 4 वीडियो दी गई है उस पर मैंने थ्योरेटिकल बताने के साथ साथ प्रैक्टिकल के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी मैंने बताया है। आज मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लेके आया हूं, कह सकते हैं इसे हम कि एक हाई लेवल क्वेश्चन है, ना तो ये इजी लेवल है ना मॉडरेट लेवल, मॉडरेट टू हाई लेवल के नाम से हम कह सकते हैं। तो आज की क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है आपका कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक क्वेश्चन हमारे पास है, मैंने लिख के लाया है और उस पर लिखा गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब प्रिपेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2008 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। मतलब आपको यहाँ पे दिया गया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। ये होता क्या है मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बता रखा है, एक एक करके जरूर आप देख लीजिएगा सभी वीडियो को, तो अब आपको ये क्लासेस समझने में आपको बहुत ही आसान होगा। चलिए, और साथ में क्या दे रखा है आपको, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है और इसके सहायता से आपको क्या बोला है बनाने के लिए, एक एनजीओ कंसर्न का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो आइए हम देखते हैं कि इसे कैसे तैयार किया जाता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सहायता से हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए देख लेते हैं। हम हाफली बोर्ड को डिवाइड कर लिए और इधर रख लेते हैं बैलेंस शीट के लिए स्पेस। ये हो गया आपका अमाउंट, अगेन ये अमाउंट, यानी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है ये भी आपको पिछली वीडियो में बता दी गई है। उस वीडियो को आप जरूर जाकर के देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को बेहतर ढंग से समझ पाइएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना कब है आपको, तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2008। ठीक है, ये ट्रेडिंग कंसर्न के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही होता है, हर बातें बताई गई है आप, लेकिन मैं फिर भी बताते चलता हूं, साथ में सुनते चलिए। एक्सपेंडिचर साइड होता है ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है वो एक्सपेंडिचर साइड होता है। और ये सिर्फ 12th एग्जाम के पर्पज से ही ये बेनिफिशियल नहीं है। आप अगर साइंस और आर्ट्स के भी बच्चे हैं, अगर आप अभी लॉकडाउन में घर बैठे हैं, तो इस वीडियो को देख लेने से आप यह समझ पाओगे कि एक एनजीओ कंसर्न में किस प्रकार की अकाउंटिंग प्रोसीजर को अपनाया जाता है। चलिए, यानी हम ये समझ लिए कि आपके पास जो अगर अभी दिया गया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो रिसीट साइड जो होगा इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर का आइटम हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो। ये कैपिटल और रेवेन्यू क्या होता है ये आपको डॉक्टर एसके झा जीसीए यूट्यूब चैनल पे जाकर के डॉक्टर एसके झा सर के द्वारा बताया गया जो वीडियो में है, दोनों लेक्चर में, उसको आप जरूर बेहतर ढंग से सुन लीजिए। साथ ही साथ मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताया है उसमें भी आपको स्पष्ट तरीके से मैंने बताया कि कैसे कैपिटल और रेवेन्यू को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर का आइटम और रेवेन्यू नेचर का आइटम दोनों गिवन होता है। हमें इसमें से सिलेक्ट करना होगा कि जो रेवेन्यू ओनली रेवेन्यू नेचर का आइटम होगा उसे ही हम सिर्फ इसमें दिखाएंगे। तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा, यानी जो पेमेंट साइड होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा, उस सभी को हम किधर दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। और जो भी रिसीट यानी इनकम होगा उसे कहाँ दिखाओगे आप, रिसीट को, यानी रेवेन्यू नेचर का जो इनकम होगा उसे आप कहाँ दिखाओगे, इनकम के साइड दिखाओगे। और उससे पहले जिस तरह से हम ट्रेडिंग कंसर्न में फाइनल अकाउंट तैयार करते थे, सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो क्या सब दे रखा है, फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि द क्लब हैज 100 मेंबर, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹900। यानी कहना है इनका कि एक गैर व्यापारिक संस्था में, एक क्लब में 100 मेंबर है
यानी टोटल 100 सदस्य मिलकर उस एनजीओ कंसर्न को क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, जिसमें से सभी सदस्य एक वर्ष में एक सदस्य के द्वारा 900 रुपया दिया जाता है। तो हमें ये बताइए आप कि अगर एक सदस्य 900 रुपया दे रहा है, 900 रुपीज दे रही है, और टोटल मेंबर की कितना है 100, तो टोटल कितना होना चाहिए सब्सक्रिप्शन से इनकम इस एनजीओ कंसर्न को, तो टोटल 90,000 रुपीज, 90,000 रुपीज, 90,000 रुपये होना चाहिए इनकम। यानी टोटल इनकम ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना हो जाना चाहिए, 90,000। तो ठीक है, ये बात हम समझ लें एडिशन इन्फॉर्मेशन से। आगे कह रहा है सब्सक्रिप्शन और टेस्टेंडिंग ऑन December 31, 2007 वे रुपीज 3,600 और 31 दिसंबर 2007 को, यहाँ पे एक एक बात आप इस भी डेट को ध्यान से समझोगे तभी प्रश्न को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ कह रहा है 31 दिसंबर 2007, हम बना कब रहे हैं, 2008 को, यानी प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। ये प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर की हर बात को मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा है। तो ये 2007 की जो बात है उसमें कह रहा है कि 3600 रुपये क्या है, आउटस्टैंडिंग यानी बकाया है। यानी इसे क्या समझोगे, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। दूसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दे रखा है, कह रहा है ऑन December 31, 2008 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ₹1,000 फुल स्टॉप सैलरी पेड इंक्लूडेड ₹1,000 फॉर द ईयर 2007। यानी इस सैलरी के रकम में 31 दिसंबर 2008 को, यानी 31 दिसंबर 2008 तक आपने एक स्टाफ को हो सकता है 1,000 रुपीज जो लिखा गया आउटस्टैंडिंग है। कब तक, तो जब आप इस फाइनल अकाउंट को आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये बैलेंस शीट तैयार कर रहे हो, उस तिथि तक आपने एक स्टाफ को सैलरी नहीं दी थी, तो ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एट एंड हो गया। इसे हम क्या करेंगे सैलरी के साथ वो भी हम बताएंगे, यानी इसे ऐड कर दिया जाता है आउटस्टैंडिंग एट एंड को। चलिए, हर बात को बताया गया प्रीवियस वीडियो में। सैलरी पेड इंक्लूडेड ₹1,000 फॉर द ईयर 2007 और कह रहा है कि 1,000 रुपया शामिल है कब का, 2007 का, 2007 का शामिल है। यानी इस वर्ष जो आप दे रहे हो 2007 का 1,000 रुपीज इस वर्ष दे रहे हो, इस वर्ष भी 1,000 रुपया आपने नहीं दिया। चलिए, यानी आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग भी है और आउटस्टैंडिंग एट एंड भी है। चलो, साथ में तीसरा एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ऑन January 1, 2008 द क्लब ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ₹25,000, फर्नीचर ₹2,600 एंड बुक्स 6,200। और क्लब के पास 1 जनवरी 2008 को उसके पास भूमि और भवन 25,000 रुपये का, फर्नीचर 2,600 और बुक्स जो था उसके पास 6,200 का था। तो अब चलिए, हम जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ लिए हैं, अतिरिक्त सूचनाओं को पढ़ लिए हैं, तो अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन सा आइटम दे रखा है। तो रिसीट साइड में आपका दिया हुआ क्या चीज़, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कैश का बैलेंस दे रखा है, क्योंकि डेबिट साइड में सबसे पहले कैश के बैलेंस को दिखाया जाता है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंत में हमें क्या मिलता है, कैश का बैलेंस ही मिलता है, कैश यानी बैंक का बैलेंस। चलो देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन के रूप में दे रखा है आपको 2007 का 1,800, 2007 का जो सब्सक्रिप्शन आपका दिया हुआ है वो 1,800 रुपया। 2008 का सब्सक्रिप्शन है 70,000 रुपीज, लेकिन आपको इनकम कितना होना चाहिए, 19,000 रुपीज, 90,000, 90,000। लेकिन आपको यहां दे रखा कि 2008 में सब्सक्रिप्शन मिला कितना मेंबर से, तो 70,000 रुपीज। तो कितना नहीं मिला आपको, 20,000 इस ईयर में, यानी करंट ईयर में आपको नहीं मिला। तो ये क्या हो जाएगा करंट ईयर के लिए, आउटस्टैंडिंग एट एंड, अंत तक नहीं मिला, इसे आप क्या कर दोगे, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड को ऐड किया जाता है। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक एनजीओ कंसर्न का इनकम होता है। इनकम के साइड दिखाइए, बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन फॉर 2008 का तो कितना दे रखा है आपको, 70,000 रुपये ना, हाँ 70,000। तो 70,000 को इनर कॉलम में लिखोगे और क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे क्या चीज़, तो देख लीजिए 70,000 आपको गिवे दिया है और 90,000 आपको आना चाहिए था, कितना रेस्ट अमाउंट नहीं मिला, तो सिंपल है 20,000 रुपये, यही आपका क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना 20,000। ये टोटल इनकम इस वर्ष का होना चाहिए था आपका सब्सक्रिप्शन से 90,000 रुपीज। इसके साथ दे रखा है सेल ऑफ ओल्ड बुक्स। हमें बताइए कि बुक्स आप बेच रहे हो, तो बुक बेचने से यानी क्या है, ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का, तो बुक्स ऑब्वियसली सी बात है कि ये एसेट्स होता है और ये कैपिटल नेचर का है। लेकिन इसको बेचने से आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस को तो इसमें हम दिखाएंगे, बुक्स के सेल के अमाउंट को नहीं दिखाएंगे, और इससे बेचने से होने वाले लाभ या हानि को दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको क्या हो रहा है बता, यहां दे रखा है कि उसका कॉस्ट है आपका 3,200, यानी 3,200 रुपए का बुक्स बिक रहा है आपका 2,000 रुपीज में। तो हमें यह बताइए कि कितने का लॉस हो रहा है, तो 1,200 रुपीज का। तो लॉस अगर हो रहा है तो आप किधर दिखाओगे इसे, डेबिट साइड में, क्या दिखाओगे, लॉस ऑन सेल ऑफ बुक्स। तो कितने से,
तो आपका 1200, ठीक है। चलिए, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल। अब बताइए, एक एनजीओ कंसर्न का एक हॉल है जिसे आपने क्या कर रखा है, रेंट पे दे रखा है, उससे आपको क्या हो रखा है, इनकम हो रही है। इनकम हो रहा है तो रेवेन्यू नेचर का हो गया, नियमित होगा ये आय, तो आपका इनकम हो रहा है तो इसे किधर दिखाओगे, तो इनकम के साइड, यानी रेंट, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल। कितना अमाउंट है इसका, 17,000, 17,000 रुपये आपको इनकम हो रही है रेंट से। चलिए, हाँ, रेंट वर्ड से आपको हमेशा ये लगेगा कि एक्सपेंडिचर है, लेकिन यहाँ ध्यान देखना होगा, रिसीट साइड दिया हुआ है तो आपका ऑब्वियसली सी बात है इनकम हो रही है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के बेचने से, न्यूज़पेपर हमेशा पुराना होते हैं, क्या होता है, बिकता है न्यूज़पेपर, और ये नियमित आय होती रहेगी आपको, और अमाउंट भी इसका काफ़ी छोटा होता है, इस पर्पज से भी इसे रेवेन्यू माना जाता है। यानी रेवेन्यू और कैपिटल कैसे मानेंगे, ये टोटल डिपेंडेंट ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी इसके एनजीओ, किसी भी एनजीओ कंसर्न के जो बोर्ड के डायरेक्टर होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि हम किस आइटम को क्या माने, रेवेन्यू माने और किसे कैपिटल माने। हाँ, लेकिन आम प्रचलन में जो बातें हैं उसकी सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, अब एंटरटेनमेंट से प्रॉफिट हो रही है एनजीओ को, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी प्रॉफिट को किधर दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड में, तो दिखा दोगे प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। अमाउंट गिवन आपका 7,300। अब साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या कह रहे थे, सब्सक्रिप्शन और टेस्टिंग सैलरी के संबंध में, ठीक है, पेमेंट साइड जाएगा। एडिशन इन्फॉर्मेशन में जो दे रखा है वो पेमेंट साइड के लिए। चलिए, जनरल एक्सपेंसेज, तो एक्सपेंसेज है आपका किधर दिखाओगे, डेबिट साइड में, जनरल एक्सपेंस। अमाउंट है आपका 16,000, 16,000। नेक्स्ट है आपका सैलरी, इसके संबंध में हमने देखा क्या था कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन था सैलरी, तो सैलरी का अमाउंट सबसे पहले इनर कॉलम में लिख लेते हैं, 16,000 रुपीज सैलरी हो गया आपका। और कह क्या रहा है इसके संबंध में कि ऑन December 31, 2008, यानी 31 दिसंबर 2008 को सैलरी और टेस्टिंग अमाउंट टू ₹1,000। 2008 में एक स्टाफ का सैलरी आपने 1,000 रुपया क्या किया है, नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया, और टेस्टिंग एट एंड, इसे क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो ऐड कर दीजिए सैलरी में, और टेस्टिंग एट, पूरा लिख दिया जाए, और टेस्टिंग एट एंड फॉर 2008 इंडिकेट कर दीजिए, इसको जोड़ दिया जाता है, 1,000 रुपीज से था, जुट गया, तो आपको 17,000 सैलरी। चलिए, लेकिन इसमें कह रहा है क्या कि सैलरी पेड इंक्लूडेड ₹1,000 फॉर द ईयर 2007, यानी इसी सैलरी के अमाउंट में 1,000 रुपया पिछले साल का 2007 का इंक्लूड है, तो उसे आप क्या कर दोगे, स्वाभाविक सी बात है, वो पिछले साल का है, इस वर्ष का तो एक्सपेंस है नहीं, उसको आप घटा दोगे तो इस वर्ष में कितना एक्सपेंस हुआ वो पता चल जाएगा आपको। इसे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, इसे कहा जाता है और टेस्टिंग एट बिगिनिंग, यानी 2007 की बात है। यानी हमने क्या देखा कि पहले 16,000 था, वो 16,000 का 16,000 ही हो गया, 17,000 में से 1,000 गया तो 16,000 फाइनल कॉलम में। चलिए, उसके साथ दे रखा है पोस्टेज, पोस्टेज के ऊपर, डाक के ऊपर कुछ एक्सपेंस हो रही है, जो भी ले रहा हो, डाक टिकट वगैरह वगैरह जो भी, या कुछ स्पीड पोस्ट कर रहा हो, कितना अमाउंट है इसका, 1,300, तो 1,300। उसके बाद दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी बिजली का भुगतान हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसका अमाउंट है आपका 7,800। उसके बाद है आपका फर्नीचर, तो ये तो एसेट्स होता है, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, बुक्स भी एसेट्स होता है। न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर का आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे खरीदारी भी हो रही है, तो न्यूज़पेपर आप खरीदोगे तो ये रेवेन्यू नेचर का होता है, और पेमेंट हो रहा है, और न्यूज़पेपर से जो खरीदने पे जो व्यय कर रहे हैं आप 600 रुपीज़ कर रहे हैं सिर्फ, ये हो गया आपका। उसके बाद कह रहा है मीटिंग एक्सपेंस, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और मीटिंग एक्सपेंस का अमाउंट है आपका 7,200,
200। नेक्स्ट है टीवी सेट। ये क्या होता है? एसेट्स होता है। उसका बैलेंस कैरिड ऑन, यानी कि जो रिसीट एंड पेमेंट कौन सा जो बैलेंस आया था ये कहाँ चल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और शुरुआत वाला जो कैश का बैलेंस हो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में। हम एक एक करके फिर से एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि कुछ छूट तो नहीं क्या। तो द क्लब हैज 100 मेंबर, यानी सब्सक्रिप्शन के संबंध हमने दिखाई दिया है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन नॉट टेस्टिंग एंड December 31, 2007। तो ये आपका तो बैलेंस शीट के थ्रू हम लोग इसे एडजस्ट करेंगे। ऑन December 31, 2008 सैलरी और टेस्टिंग अमाउंट ₹1000 सेल, तो और सैलरी के संबंध हो ही गया। अब कुछ एसेट्स दे रखा है, यानी अब हम देख लें कि हमने सभी बातों को एडजस्ट कर दिया है। अब इसका हम क्या करते हैं, हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो चलिए बैलेंस करते हैं। स्पेस काफ़ी बचा हुआ है, यहाँ एक बैलेंस शीट आ जाएगा। चलिए खैर कोई नहीं। तो हम बैलेंस करने के लिए हम सिंपली पहले से हम बताते आ रहे हैं, और जो बच्चे नए सिरे से देख रहे हो, जो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं कि 11th में तो पढ़ाई दूर रही, 12th में जैसे ही इन किए तो पढ़ाई जोर शोर से चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार देखिए कि लॉकडाउन की वजह से सबकी पढ़ाई बाधित है, तो क्यों ना फिर सही ढंग से पढ़ाई किया जाए। तो आइए हम देख लेते हैं, हर बात को हम बारीकी से बताते हैं। तो जो इस दोनों साइड में मैक्सिमम अमाउंट होता है उसका हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो इधर देख लेते हैं, हम क्रेडिट साइड में ज़्यादा है 0, थर्ड डिजिट में 4 और 3 7 7 7 14, कैरी 1 9 1 10 और 1 11, यानी 1,14,700। तो 1,14,700। अब बैलेंस, तो फर्स्ट डिजिट में क्या हो गया 0 0 0 0, सेकेंड डिजिट में आपका अगेन 0, थर्ड डिजिट में आपका हो गया क्या 2 2 3 3 2 5 5 और 5 के 3 2 5, एक सेकेंड 16,000, ये एरर लग रहा है। हाँ, जनरल एक्सपेंस 900 रुपीज़ से है, यानी जनरल एक्सपेंस और सैलरी का अमाउंट एक साथ होने के चलते दोनों में मिसिंग हो गया, और छोटा सा मिस्टेक, बड़ी सी गलती कर बैठते हुए हम लोग। 900 रुपीज़ है यहाँ पे, यानी जनरल एक्सपेंस का अमाउंट कितना गिवन है 900 रुपीज़। हाँ 900 रुपीज़ हो गया। अब हम इसका बैलेंस कर लेते हैं फिर से। तो फर्स्ट डिजिट 0, सेकंड वाले में 0, थर्ड वाले में 9 2 11 11 और 3 आपका हो गया 14 14 और 8 22 22 और 6 28 28 और 2 29 30 30 में कितना ऐड करेगी 7 हो जाए 37, कैरी 3 हो गया आपका 3 1 4 6 4 10 1 11 11 और 7 18 18 और 7 25 25 में कितना ऐड करेंगे 4 हो जाए, तो 25 में ऐड करेंगे 9, तो आपका हो गया 34, कैरी 3 3 1 4 4 में कितना ऐड करो कि 11 हो जाए 7 4 11, 79,700 जो ये आपका आया है, ये क्या कहलाएगा सरप्लस। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से क्या जानने को मिलता है हमें कि आय का व्यय पर क्या अधिक है या व्यय का आय पर क्या अधिक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि इस एनजीओ कंसर्न को 2008 में क्या हुआ है सरप्लस हुआ है, यानी कि आय इनका एक्सेस है, एक्सपेंडिचर की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, अब हमें क्या तैयार करना है आपको, तो कह रहा है क्या क्लोजिंग, यानी आंसर जो दे रखा है आपका सरप्लस के रूप में 79,700, तो ये तो आपका मैच कर गया। लेकिन इसके साथ ही कह रहा है आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट का जो अमाउंट दे रखा है बैलेंस, वो दे रखा है कि 1,23,800, यानी 1,23,800 रुपया दे रखा है। क्या होता है ना कि मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन एक तरफ होता, एक नहीं कहते कि स्मार्ट क्लास हो, बोर्ड के होता है यहाँ पे और प्रोजेक्टर सब लगी होती, थोड़ा सा वो हो जाता है क्वेश्चन को लेकर के परेशानी, और हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसमें वक्त तो लगेगा ही। तो हम खैर लॉन्ग वीडियो देख करके आप लोग स्किप मत कर दिया कीजिए, भले ही थोड़ा वक्त लगे लेकिन आपको हर बात को समझने में बेहतर ढंग से समझ पाओगे। चलो खैर, मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ आपको दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस शीट का दोनों तरफ का टोटल अमाउंट, यानी कितना होना चाहिए उसका दोनों तरफ का योग, तो 1,23,800 रुपया। लेकिन हमें अब पता करना है कि कैपिटल फंड दिया रहेगा तब तो हम बैलेंस शीट बना पाएंगे, क्योंकि कैपिटल फंड तो गिवन है नहीं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जब आपको कैपिटल फंड का अमाउंट गिवन नहीं हो, ऐसी स्थिति में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करना होता है। क्या तैयार करना होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट, और ये कब तैयार करोगे, तो एज ऑन, जैसे कि ये आप बना रहे थे 31 दिसंबर 2008, करेंट ईयर ये आपका था, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो 31 दिसंबर 2008
2007 या फिर 1 जनवरी 2008। तो हम लोग लिख देते हैं 1 जनवरी 2008 और बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करोगे। चलिए, अब हमें इसे तैयार करने का मुख्य उद्देश्य बस इतना है कि हमें कैपिटल फंड पता चल जाए। लायबिलिटी साइड होता है, ये हो गया आपका एसेट साइड। चलिए, सबसे पहले यहां आपको एडिशन इंफॉर्मेशन दे रखा था कि ऑन 1 जनवरी 2008 द क्लब ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, यानी आपका कुछ एसेट्स दे रखा है। क्या सब उसमें लैंड एंड बिल्डिंग है और इसका अमाउंट है आपका 25,000 रुपये। तो 25,000 से, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एसेट्स खरीदा तो नहीं जा रहा है, तब वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, यहाँ पे जुट जाएगा, लेकिन वो कब, क्लोजिंग वाले में, लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसमें नहीं। चलो, तो साथ में और क्या दे रखा है आपको, फर्नीचर, और फर्नीचर का अमाउंट है आपका 2,600। उसके बाद क्या रहा था, बुक्स, और बुक्स का अमाउंट है 6,200। चलिए, ये था वर्ष के शुरुआत में। तो अब हमें 2007 से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सबको यहाँ एडजस्ट करनी होगी। तो सब्सक्रिप्शन में हमने देखा था ना यहाँ पे कि 2007, 8 और 9, 2007 का 1,800, 2008 का 70,000 और 2009 का भी गिवन है 3,200। तो हमने क्या देखा कि 2007 का सब्सक्रिप्शन 2008 के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है, तो वो उसका अमाउंट कितना था, 1,800 रुपीज़। तो ये 2007 से रिलेटेड था ना, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि 2007 में ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें मिला नहीं था, तभी तो आपको 2008 में मिल रहा है। यानी 2008 में ये क्या हुआ होगा, आउटस्टैंडिंग रहा होगा। क्या रहा होगा, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये आपके लिए क्या कहलाएगा बताइए, 2007 में आपके लिए एसेट्स कहलाएगा, क्योंकि ये आय इनकम का सोर्स है। अगर सैलरी होता तो फिर वो लायबिलिटी साइड चले जाता आपका। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2007 का जो गिवन है कहाँ पे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उसका अमाउंट कितना था, 1,800। ठीक है, उसके साथ ही ये क्वेश्चन जो है ये एसके सिंह की बुक की है, क्वेश्चन नंबर 47 समथिंग ऐसा कुछ आता है। बच्चों का प्रॉब्लम, मैक्सिमम बच्चों का ये प्रॉब्लम था क्वेश्चन। हमने लॉकी ब्रांच में कुछ दिन पहले बताया था, एक्चुअली हमारे घोघटिया ब्रांच और लॉकी ब्रांच दोनों में सभी बच्चों का एनपीओ चैप्टर खत्म हो चुका था। मैंने पार्टनरशिप में इन किया था, तो पार्टनरशिप की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बता करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है ये सब बता रहे थे। तब ये लॉकडाउन आ गया, क्लासेस अभी तक कंटिन्यू ऑफ है, हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक स्कूल, कॉलेजेस बंद है। तो फिलहाल हम अभी ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को पार्टनरशिप की भी वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन कुछ एनपीओ में प्रॉब्लम था, इसी के चलते मैं ये वीडियो देते जा रहा हूँ। 3 से 4 वीडियो और दूंगा आपको। और जो बच्चे हमारे यूट्यूब के जरिए पढ़ रहे हैं ना, वे बच्चे जरूर प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो 2008 ये मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को दिखा दिया यहाँ पे। अब देख लेते हैं कि 2007 का था क्या। हाँ, तो यहाँ देख लीजिए कि ये जो बैलेंस ब्रॉड डाउन करके दिखाया था वो कैश का अमाउंट था 3,500, यानी ओपनिंग कैश बैलेंस। तो उसको भी दिखाएंगे, यानी कैश इन, वही है कैश इन हैंड कह लीजिए, क्योंकि बैंक का तो बैलेंस दिया नहीं था। तो 3,500, 3,500 रुपया है। अब 2007 की बात कर ले यहाँ पे, तो क्या दे रखा था सब्सक्रिप्शन के संबंध में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन December 31, 2007 वेयर ₹3,600। अब 3,600 रुपया सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कह रहा है आपको क्या कि बकाया था। देख लीजिए यहाँ हमने कितना से दिखाया है, 1,800 से। क्यों दिखाया 1,800 से, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 2007 का 1,800 दिखाया था। लेकिन अगर आप देख लें एडिशन इन्फॉर्मेशन में, तो वो आपसे क्या कह रहा है कि 3,600 रुपया बकाया था। कब, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन December 31, 2007 वेयर ₹3,600, यानी 31 दिसंबर 2007 को इस फर्म में सब्सक्रिप्शन का अदद सब्सक्रिप्शन जो था 3,600 रुपये से था। लेकिन ये 1,800 तो दिखाया आपको कि इस वर्ष मिला है, तो टोटल था आपका कितना, 3,600। तो 3,600 का 3,600 दिखाएंगे ना हम, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो 3,600 रुपये। ये क्लोजिंग वाले में 1,800 दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि 1,800 रुपये आपको मिल गया है। तो 1,800 बकाया था, इसलिए क्लोजिंग वाले में जाएगा 1,800 रुपये से। लेकिन 2007 की बात कर ले, 31 दिसंबर 2007 की, तो उस समय तो आपका 3,600 का 3,600 न बकाया है, इसलिए इसको दिखाओगे। और सैलरी के संबंध में भी कह रहा था कि इस सैलरी में इंक्लूड था 2007 का, यानी हम उसको पढ़ दे रहे हैं, सैलरी पेड इंक्लूड 1,000 फॉर द ईयर 2007। तो सैलरी का जो आउटस्टैंडिंग रहेगा तो वो आपके लिए लायबिलिटीज कहलाएगा, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी।
और इसका अमाउंट गिवन है 1000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका। तो इसके साथ ही इसमें और भी कुछ ओपनिंग बैलेंस शीट के से रिलेटेड कुछ भी गिवन नहीं है, यानी 2007 से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, अब बैलेंस कर लेंगे। जैसे ही बैलेंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैपिटल फंड का अमाउंट। तो हम देख रहे हैं क्या चीज़, कैपिटल फंड किधर आता है। कैपिटल हमेशा आप देखे होंगे, कैपिटल जब ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो लिएबिलिटी साइड ही आता है, तो इसका मतलब एसेट साइड ही इंक्रीज होगा। 0 थर्ड डिजिट में देखिए 6 to 8 और 6 हो गया आपका 14 और 5 19 कैरी 1 हो गया 5 1 6 to 8 और 6 14 और 3 17 और 3 20 कैरी 2 4 40,900, यानी इधर का भी टोटल कितना हो गया 40,900। जब आप इसे बैलेंस करोगे तो ये आपका बैलेंस कितना आएगा 39,900। यही आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर करके दिखा दीजिए। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार कर। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से जो पता चला कैपिटल फंड का बैलेंस, सबसे पहले उसको दिखाएंगे। तो कैपिटल फंड, इसका बैलेंसिंग फिगर कितना मिला हमें 39,900 से। और हम सभी जानते हैं कि इसमें क्या करना पड़ता है, हमें सरप्लस को ऐड करना होता है और डिफिसिट को घटाना पड़ता है। तो सरप्लस कितना आया था आप लोगों को 79,900, ठीक है, सॉरी 79,700। इसको आप जोड़ करके फाइनल कॉलम में लिख दोगे। इनर कॉलम में हो गया आपका 9 7 16 कैरी 1 9 9 18 1 19 कैरी 1 3 1 4 7 4 11, यानी 1,19,600, 1,19,600 रुपये आपका मिला है क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड। ठीक है, इंक्रीज हो गया सरप्लस होने के चलते। अब हम देख लेते हैं कि एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है दिया हुआ। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया है यहाँ पे 25,000 रुपये। तो 25,000 लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। फर्नीचर का अमाउंट दे रखा है 2,600, फर्नीचर 2,600। फर्नीचर के साथ बुक्स हम साथ में ये भी देखते चलेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एसेट्स ऐसा तो नहीं है कि जो ओपनिंग था उसमें कुछ और नया खरीद के लाएगा तो एसेट्स के अमाउंट से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐड कर दिए जाएंगे परचेज को। तो बुक्स के संबंध में दिया हुआ था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो सबसे पहले ओल्ड बुक्स था कितने का, तो बुक्स का अमाउंट जो था पहले से यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में जो देखा था हमने कितने का, तो 6,200 रुपीज़, यानी 6,200 रुपये तो ओल्ड वाला है। न्यू क्या आपने कितने का परचेज किया, तो परचेज आपने जो किया था वो रिसीट एंड पेमेंट को पेमेंट साइड देखिए तो 13,000 रुपये से 13,000 रुपये से इस 13,000 को इसमें ऐड कर देंगे और टोटल कितना हो जा रहा है, यानी आपके पास बुक कितने का हो जाना चाहिए, तो 0,002 यानी और उसके साथ 639 यानी 19,200 रुपीज़ का बुक हो जाना चाहिए। लेकिन आपने कुछ बुक्स को बेच भी दिया था जिसमें बेचने से आपको लॉस भी हुई थी। उस लॉस को हमने कहाँ दिखाया था, तो लॉस ऑन सेल ऑफ बुक्स 1,200 से। तो बुक्स था कितने का, तो 3,200 का तो बुक आपने बेच दिया। जितना अमाउंट से लॉस उसको तो दिखाई थी हम लोग, यानी आपके पास जो बुक होना चाहिए 19,200 से, जिसमें से आपने सेल कर दिया कितने का 3,200 का बुक्स। तो 3,200 को इसमें से घटा दोगे और डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको फाइनल कॉलम में लिख दोगे। तो यानी आपके पास बुक कितने का बचा हुआ है इस वर्ष के अंत तक, तो 0,0 थर्ड डिजिट में आपका हो जाएगा थर्ड या 600 है, इसको 6 कर लेते हैं फिर से, हाँ तो हो गया आपका 0। फोर्थ डिजिट में 9 में से 3 चले गया 6 और 1 का 1, 16,000 यानी 16,000 रुपीज़ का बुक्स आपका इस वर्ष के अंत तक बचा हुआ है। उसके साथ ही अब क्या दे रखा है, कैश इन क्लोजिंग बैलेंस देखिए, कैश इन हैंड का 15,900 से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है आपका 15,900। तो 15,900 से कैश का बैलेंस हो गया। और टीवी सेट आपने खरीदा है इस वर्ष, ये पिछले साल नहीं था आपका, पिछले ओपनिंग बैलेंस शीट में टीवी सेट नहीं था, इस बार आपने खरीदा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है। कितने से टीवी सेट का अमाउंट दिया है आपका 15,900, सॉरी एक सेकेंड, नहीं 15,900 तो आपका था कैश इन हैंड ना,
टीवी सेट 16,000 रुपये से, टीवी सेट 16,000 रुपये का, ठीक है। और हमने क्या देखा कि 2008 में से सब्सक्रिप्शन हमें मिला था कितना 70,000, तो 20,000 क्या था आउटस्टैंडिंग, 20,000 तो ये आउटस्टैंडिंग रहा आपका। और यहाँ कह रहा है आपको क्या कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन December 31st 2007 3,600, और जिसमें से आपको कितना मिला 1,800 ही मिला है। तो कितना नहीं मिला 1,800 तो नहीं मिला, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका टोटल कितना हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 तो 2008 का कितना 20,000 20,000, तो वो तो ऐसे विजिबल है, दिख रहा है हम लोगों को कि 70,000 ही हमें मिला था मेंबर से, तो 20,000 इस वर्ष का हो गया। साथ ही 2007 का बकाया था हमें 3,600 रुपया, जो आप यहाँ देख रहे होंगे 3,600 रुपया सब्सक्रिप्शन का था बकाया, तो इसे आपने दिखाया था एसेट साइड में। लेकिन आपको 2008 के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 1,800 रुपया बोल रहा है कि प्राप्त हो गया, तो कितना नहीं मिला 1,800 नहीं मिला, यानी 2007 का भी अभी 1,800 बकाया है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आपका कितना हो जाएगा, तो हो गया 1,800 ना, हाँ 1,800, तो 21,800 ये आपका टोटल सब्सक्रिप्शन अभी ड्यू चल रहा है, मतलब बकाया है, आउटस्टैंडिंग है। तो आपका इनकम का सोर्स होता है, इसीलिए एसेट साइड में आपका जाएगा, ठीक है। अब सैलरी की बात कर ले तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो सैलरी का दे रखा था क्या कि सब्सक्रिप्शन और सैलरी ऑन 31st December 2008 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ₹1,000, यानी 31 दिसंबर 2008 को भी आउटस्टैंडिंग सैलरी रह गया है। पिछले साल भी रह गया था 1,000 से, और इस साल भी 1,000 रुपये से रह गया है, इसे भी 1,000 रुपये से दिखा दोगे, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है 2000, हाँ तो देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 2009 का जो 3,200 रुपीज़ दी गई है 3,200 रुपया, वो कब के लिए 2009 के लिए, वो अभी आपको मिल रहा है। क्या चीज़, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, 2007, 8 और 9 का जो दिया हुआ था, तो 9 का 3,200 रुपीज़ वो कब मिल रहा है आपको, तो 2008 में ही, यानी इसी वर्ष मिल रहा है, अगले वर्ष वाला सब्सक्रिप्शन इसी वर्ष। तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, लिएबिलिटीज़ हो जाएगा, और लिएबिलिटीज़ होता है उसे कहाँ दिखाओगे, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट है इसका 3,200, 3,200 से, ठीक है। और भी कुछ बच गया क्या, कैश को दिखाई दिए हम लोग, कैश इन हैंड, ठीक है, 15,900 से टीवी सेट दिखा दिए। अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं रहा ऐसा जो जिसको हम छोड़ चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका टोटल करके। सरप्लस तो हम लोग का मैच कर गया है। अब टोटल क्लोजिंग बैलेंस शीट जो हम लोग बना रहे हैं, इसका दोनों पक्षों का योग मिल गया, तो इसका मतलब हम लोग ओवरऑल सबका सब सही है। चलिए देख लिया जाए। फर्स्ट डिजिट में 0, सेकंड डिजिट में अगेन 0, थर्ड डिजिट में आपका हो गया 6 और 9 15, 15 और 8 23, कैरी 2, 5 to 7, 7 to 9, 9 और 6 15, 5 20, 26 27, 27 कैरी 2, 2 to 4, 5 6 7 8 9, यानी 97,300 रुपये। इस साइड देख लेते हैं 0 0 6 to 8 हो गया आपका 9 1 10, 3 13 कैरी 1 1 1 2 1, यानी 1,23,800। इधर तो कम हो रहा है, अच्छा कुछ रह तो नहीं गया। हाँ फर्नीचर एक कढ़ाई किया गया था, फर्नीचर परचेज आपका रहेगा 26,500 से, यानी फर्नीचर ओल्ड वाला था 2,600 का, 2,600 प्लस रह गया था आपका बचा हुआ न्यू जो खरीदा था आपने 26,500 से, इसको आप ऐड कर दोगे 26,500 से, तो कितने का हो जाएगा ये 0 0 6 5 11 कैरी 1, उसके बाद 6 1 7 8 9 9 और 2, यानी 29,100 से बढ़ रहा है। अब इसको फिर से एक बार ऐड कर लिया जाए। फर्स्ट डिजिट में 0, सेकेंड डिजिट में अगेन 0, थर्ड डिजिट में आपका हो गया 9 1 10 8 18 कैरी 1, 5 1 6 9, 6 और 9 हो गया आपका 15, 15 और 6 हो गया आपका 21, 21 5 26, 26 और 6 हो गया आपका 32, 32 और 1 33, 3 कैरी 3 to 5, 5 to 7 8 9 10 11 12, यानी 1,23,800 रुपया ये आपका टोटल हो गया बैलेंस शीट। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हमारी पूरी की पूरी क्वेश्चन सही बनी या नहीं ये हमें अंत में पता चल जाता है। कब, जब बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग हमारा मैच कर जाए। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा दोनों पक्षों का योग कितना हो चुका है 1,23,800। क्या हो जाता है
मैं अंत में आप लोगों से कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा लॉन्ग टाइप, और मैं लिख के लाता हूँ, थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है क्वेश्चन को देखने में। हाँ, बुक्स अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा करेंगे कि किसी बुक्स को ले लिया करेंगे सामने, और उस बुक्स से, ये क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम के रूप में आया था, भेजा गया था किसी के द्वारा। वैसे मैं VK पब्लिकेशन PC तुलसन की बुक सब पढ़ाता हूँ, या SK सिंह की एक बुक्स की क्वेश्चन प्रॉब्लम मैक्सिमम बच्चों की थी, तो उन बच्चों ने हमें भेजा था, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब के माध्यम से भी उन बच्चों को इस परेशानी को दूर किया जाए, क्योंकि हमारे सभी बच्चे एक साथ पढ़ लेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को तो बना दिया, प्रयास रखेंगे कि बहुत जल्द, जितना जल्द हो सके, कि क्वेश्चन लिखा हुआ सामने रहे और उसको देख करके बनाना काफ़ी इजी हो जाता है। तो चलिए देख लिया जाएगा। तब तक हमारे इस चैनल को आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनका 12th का प्रिपरेशन बेहतर ढंग से हो सके। थैंक यू सो मच।